नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो चलो एक एक करके सारे कंपनीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड, जिसको हम लोग एमसुमी नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं मदरसन सुमी जो कंपनी है, अभी जो मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड कंपनी है, वो एक्चुअली संवर्धन मदरसन सुमी के अंदर ही था। तो उसको क्या किया गया, डीमर्ज किया गया और डीमर्ज करने के बाद उसको लिस्टिंग किया गया। जैसे रिलायंस के अंदर ही रिलायंस मतलब जियो फाइनेंस था। तो जियो फाइनेंस को क्या किया गया, रिलायंस से अलग किया गया और डायरेक्टली उसको मार्केट में लिस्टिंग किया गया। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी संवर्धन मदरसन के अंदर ही मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड था। तो एक ही ग्रुप की कंपनी है, एक ही कैटेगरीज की कंपनी है। तो क्या सचमुच में जिस तरीके से संवर्धन मदरसन मतलब मदरसन का ग्रोथ हुआ है, क्या उस तरीके से मदरसन वायरिंग्स का ग्रोथ होने वाला है? क्योंकि संवर्धन मदरसन सुमी जो है वो 1,00,000% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ, उससे भी ज़्यादा है। उसी तरीके से अगर मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड को देखा जाए तो अभी तो वो लिस्टिंग हुआ है, फिर भी पॉजिटिवली रिटर्न दिया। तो कितना रिटर्न दिया? अगर मैं इसको साल भर के देखूं तो आप देख सकते हैं एक साल में 8% का रिटर्न दिया। तो आप कहेंगे सर 8% इसमें होगा क्या? तो देखिए, शुरुआत पॉजिटिव में है, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कंपनी में जो पॉजिटिविटी है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। तो जो कंपनी के इस दो पॉइंट्स पॉजिटिव है, तो कंपनी बाकी पॉइंट्स भी पॉजिटिव होने का चांसेस है। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के जो रेवेन्यूज का ग्रोथ है वो हर साल कुछ ना कुछ मतलब पॉजिटिव व्यू लेकर ही आगे बढ़ रहा है। उसी तरीके से अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 123, 158, 168, 191 एंड 149। तो कुछ इस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ दोनों ही आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा बूस्ट तो होगा। हाँ, कुछ दिनों से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है, उसके पीछे लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है। क्योंकि कंपनी के ऊपर चार्ट को देखेंगे तो कंपनी के ऊपर रेजर आने के बाद ही कंपनी के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन हुआ। क्योंकि रेजर आने के बाद देखिए, रेजर आने से पहले ही कंपनी के शेयर में करेक्शन होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी रेजर आने से पहले एक मंथ पहले से ही अगर शेयर में करेक्शन देखने को मिला है तो सोचना रिजल्ट खराब आएगा। खराब मतलब पिछले क्वार्टर की तुलना से कम आएगा। अगर रिजल्ट आने से पहले शेयर भागते चले जा रहे तो सोचना कंपनी के ऊपर एक बिग बूस्ट मिल सकते हैं। एक बिग बूस्ट मिल सकते हैं जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो व्यू है, उस व्यू के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो मुझे इसका लाइफ टाइम हाई के बेसिस में एक बड़ा सा कप देखने को मिला। मतलब जो पैटर्न्स है इस टॉप लेवल तक देखूँ, इसमें बार-बार वो रिटेस्ट किए। जो लेवल निकल कर आ रहा है करीबन 70 रुपीज़ के आसपास। तो जो लेवल निकल कर आ रहा है एक बड़ा सा कप बने और 2 बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न बने। तो कप के बाद 2 बार हैंडल पैटर्न बने। फाइनल क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद ऊपर भी चला गया। तो ये जो रेंज बने, ये जो पैटर्न्स बने उसके अकॉर्डिंग मैं ज़रूर कहूँगा नीचे आने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट यहाँ पे करेगा और उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर यहाँ से बिग बाउंस होने का चांसेस है। क्यों बिग बाउंस होने का चांसेस है? क्योंकि आप ध्यान से देखना, जब कंपनी ने ब्रेकआउट किया तो एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली जो वॉल्यूम है वो वीक होता चला जा रहा है। जब सेलिंग वॉल्यूम वीक होता चला जा रहा है मतलब सेलर और ज़्यादा एक्टिव नहीं है। मतलब जितने बायर एक्टिव होना हो रहा है उससे कम सेलर एक्टिव हो रहा है। तो जिसके कारण कंपनी के ऊपर इस लेवल से बाउंस बैक करने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। तो करंट लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो कहाँ तक जाने का चांसेस है? मुझे लग रहा है कि 96 रुपीज़ तक इस लेवल तक जाने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि ये लेवल मैंने तैयार नहीं किया। जो इसका कप बने, इस कप का जो टोटल डेप्थ है, इसी डेप्थ के बेसिस में मैंने इसका टारगेट को डिसाइड किया। क्योंकि मैं इसी तरीके से टारगेट को डिसाइड करके काम करता हूँ। आप किस तरीके से काम करते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना। हाँ, अभी जो पॉइंट्स के ऊपर मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा था कि करंट लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ, तो कितना टारगेट मिलने का चांसेस है? अराउंड 36% के आसपास। तो ये मुझे बेस्ट पॉइंट लगा क्योंकि एंटी तो हो चुके हैं। अभी टारगेट मिलने में कितना दिन लगेगा, वो कहना बहुत गलत होगा। क्योंकि एंटी हमेशा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बेसिस में मैं करता हूँ। एग्ज़िट कब होगा, उसके लिए मैं इंतज़ार करता हूँ।
चाहे वो 1 साल भी लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में 36% का रिटर्न कोई मतलब इतना कम तो नहीं है, अच्छा खासा रिटर्न भी है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना कि कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न्स में लगातार एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले एक स्ट्रांगली लेवल में। ये लेवल कौन सा है? 64 रुपीज़ 64 से लेकर 70 रुपीज़ का ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर सेम टू सेम जिस तरीके से एमसुमी का पैटर्न्स बना था, सेम टू सेम यहाँ पे भी पैटर्न बने। क्या बना? एक बड़ा-सा क्या बना? एक कप बनी। उसके बाद एक छोटा-सा हैंडल बने। मतलब कप बना पहला, उसके बाद हैंडल बने और फाइनली क्या हुआ? यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो गया। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हो गया। उसके बाद कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर गए और एक रेंज क्रिएट किया, जिस रेंज को वो जितने बार टच किए, उतने बार वहाँ से करेक्शन हुआ, उतने बार। देखिए 2 बार, उसके बाद यहाँ पे 3 बार भी हो गया। तो बहुत बार यहाँ पे रिटेस्ट किया और नीचे आ रहा। हाँ, एक चीज़ को नोटिस करना कि कंपनी जब नीचे आ रहा है तो वो वॉल्यूम को वीक करता चला जा रहा है। मतलब सेलर ज़्यादा एक्टिव नहीं है और मुझे लगता है कि वो 200 डेज़ को एक बार रिटेस्ट करेगा सपोर्ट को, उसके बाद बाउंस बैक कर सकता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, इसीलिए मैं कंटिन्यू करूँगा और मैं इस कंपनी के ऊपर जो ग्राउंड लेवल से इसका मतलब पॉइंट बना था, मतलब एंट्री बना था, उस लेवल से अगर मैं टॉप तक देखूँ तो अराउंड 75% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी का जो रेंज है, यहाँ पे जो जो रेंज टारगेट रेंज निकल कर है वो अराउंड 94 रुपीज़ के आसपास और इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो 97 रुपीज़ के आसपास है। तो ये एक क्लियर कट अंदाजा दे रहा है कि कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे कंपनी के ऊपर आने का चांसेस है। और मैंने सिर्फ जर्नी को इस बेसिस में नहीं देखा कि चार्ट बना तो मैं बाय कर लूंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए। कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन्स किया। उसके साथ साथ कंपनी रेवेन्यूज को भी हाई लेवल में मेंटेन्स किए। और प्रॉफिट और रेवेन्यू तब भी मेंटेन्स होता है जब कंपनी के ग्रोथ अच्छा होता है। तो दो पॉइंट्स मुझे इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव भी लगा, कुछ वीकनेस पॉइंट भी है। जैसे वीकनेस पॉइंट क्या है? जैसे मार्केट शेयर के हिसाब से बैंक का जो टोटल एडवांस है वो 1.22% है। डिपॉजिट एकदम बहुत कम है ओवरऑल मार्केट शेयर के हिसाब से। तो क्रेडिट कार्ड का जो ट्रांजेक्शन है वो एकदम ना के बराबर है, क्योंकि महाराष्ट्र बैंक जैसे कंपनी के ऊपर क्रेडिट कार्ड कोई यूज़ करता है, मैंने तो आज तक नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। उसी तरीके से डेबिट कार्ड का भी ट्रांजेक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि जितने सारे पीएसयू बैंक है इस तरीके से बैंक में बहुत सारे मतलब गांव-गांव तक लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाता है। तो वो लोग अवॉइड करते हैं हमेशा क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड को। तो उस बेसिस में ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो नहीं पाते। तो जो एक कंपनी के लिए वीकनेस पॉइंट है। बाकी तो कंपनी के हर पॉइंट्स ठीक-ठाक है और कंपनी के इन्वेस्टर भी देखिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश तो कर रहा है। जैसे एफआईएस ने भी 0 होल्डिंग से 1.20% होल्डिंग को इंक्रीज़ किया। डीएस के पास 3% होल्डिंग था, वो साढ़े 4% बन गया। कहाँ से बना? जब प्रोमोटर ने माल बेचा, 90% होल्डिंग को 86% किया। अभी भी प्रोमोटर को माल बेचना पड़ेगा, करीबन-करीबन 11% के आसपास, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से ज़्यादा होल्डिंग को उसको बेचना होगा। तभी मतलब ज़्यादा होल्डिंग मतलब 75% से ज़्यादा होल्डिंग है प्रोमोटर के पास, तो उसको बेचना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है अपकमिंग टाइम्स में इस शेयर को बेचा मतलब बेचने को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा मोटर्स। तो फाइनली टाटा मोटर्स के जिस खबर का मुझे इंतज़ार था, वो खबर आ चुके हैं कि टाटा मोटर्स ने इस बार जो सेल्स किया अगस्त मंथ में, अगस्त 2024 में, उस सेल में यहाँ पे 8% डिक्लाइन देखने को मिला। मतलब सेल्स में एक झटका फिर से लग चुके हैं। किस तरीके से डिक्लाइन हुआ चलो एक बार मैं आपको बता दूँ। आप देख सकते हैं इस बार कंपनी टोटल 71,693 यूनिट बेचे हैं। कुल मिलाकर फिगर आउट को देख लीजिए 71,693 यूनिट्स। और पिछले सालों में सेम टू सेम अगस्त मंथ में 2023 में 78,010 यूनिट बेचा गया था। तो यही पे 8% कंपनी का डिक्लाइन देखने को मिला। तो मुझे लगता है ये एक ऑब्वियसली एक कंपनी के लिए एक प्रेशराइज बन सकता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी कंपनी का अगर सेल्स डाउन हो तो उसका प्रॉफिट मार्जिन में भी इम्पैक्ट आएगा। तो क्या सही में प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आया? उसको देखने के लिए आपको कंपनी के डीपली स्टडी करना पड़ेगा। जैसे देखिए खुद ही देख सकते हैं रेवेन्यूज में क्या हुआ, चेंजेस आए। ज़्यादा रेवेन्यूज तो कंपनी हर साल करते रहते थे, इस बार थोड़ा सा रेवेन्यूज चेंजेस आए, कम हो गया। प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत बुरी तरीके से कम हुआ, क्योंकि पिछले क्वार्टर्स में कंपनी के ऊपर अराउंड
17,500 करोड़ का टोटल प्रॉफिट देखने को मिला था, जो घट के सिर्फ 5,600 करोड़ हो चुके हैं। मतलब 3 गुना कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ और इसी के चलते कंपनी के शेयर में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद एक बिग क्रैश हुआ था। उसके बाद फिर से धीरे-धीरे करके रिकवरी तो कर रहे हैं, मगर इसका जो स्ट्रांगली जो हाई लेवल है, करीबन 1160 रुपीज़ के आसपास। इस लेवल को बार-बार वो रिटेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं और ऐसे कंपनी बाउंस बैक करने का भी कोशिश करेंगे। तो जब मेरा एंट्री हुआ था कुछ इस तरीके से लेवल में 600 के लेवल में, और मैंने उस टाइम में भी वीडियो बनाया, बीच में एटलीस्ट 8 से 10 वीडियो बनाया, क्योंकि मैं इस तरीके से किस तरीके से इस कंपनी को और कंटिन्यू कर रहा था, वो मैं आपके साथ शेयर किया। और अराउंड 1 साल के बाद कंपनी 87% का रिटर्न दिया। मैं खुद हैरान हो गया कि मुझे पता नहीं था कि इतने कम दिनों में इतने शानदार प्रॉफिट मिलेगा। कोई बात नहीं, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, तो इस तरीके से रिटर्न आपको मिल ही जाएगा जल्द से जल्द। तो कंपनी के ऊपर मैंने डीपली रिसर्च किया, उसके बाद काम किया। आप भी किसी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपको डीपली रिसर्च करना होगा और काम करना होगा। मेरी तरफ से किसी भी कंपनी के ऊपर कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन होता नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो सिर्फ 53 करोड़ का कंपनी है। मगर कंपनी ने एक अनाउंसमेंट दिया है। वो अनाउंसमेंट कुछ इस तरीके से है। देखिए 2011 में सॉरी दो मतलब जनवरी 11 में 11 तारीख को कंपनी 2024 में एक के बदले 10 शेयर स्प्लिट दिया था। अभी कंपनी फिर से एक बार बोनस इश्यू करने जा रहे हैं। इस बार कंपनी फर्स्ट टाइम बोनस देने जा रहे हैं 1:1 का, और डेट भी मेंशन किया गया है 9 तारीख को, 9th ऑफ सितंबर। इस दिन में एक के बदले एक शेयर मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।